यह बिलियन चक्कर है, जैसा कि आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का या पदार्थों की समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो उस बिलियन में यह मोलरता वर्ड यह हमें क्या बतलाता है, जिसे हम इंग्लिश में मोलैलिटी कहते हैं। आप इस बात को विशेष ध्यान देना कि मोलरता ताप पर निर्भर करता है, परंतु मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो आप सोचो, पहले उसमें हमने कहा था मोलरता कि निश्चित ताप पर प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। जबकि हमें यहां मोलरता को जानना है, मोलरता मोलैलिटी को जानना है। तो यहां पर हमने मैंने कहा कि इसमें ताप पर मोलैलिटी ताप पर निर्भर नहीं करता, यानी मोलैलिटी ताप पर निर्भर नहीं होता या निर्भर नहीं करता। अब आप सोचो, नहीं करता, ताप पर निर्भर नहीं करता, क्या निर्भर करता? आपका मोलरता, जबकि मोलरता ताप पर निर्भर करता है या प्रभावित होता है। तो आपको इसको समझना है, यानी इसे परिभाषित करना है, इसे जानना है कि मोलरता क्या है, व्हाट इज द मोलैलिटी। तो आप कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम प्रति किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। प्रति लीटर या प्रति किलोग्राम विलायक, प्रति किलोग्राम विलायक यानी 1 किलोग्राम विलायक उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे हम स्मॉल m से प्रकट करते हैं, स्मॉल m से। यानी आप कह सकते हैं, हमने क्या कहा, 1 किलोग्राम 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी यह मोलरता जिसे हमने कहा स्मॉल m से प्रकट करते हैं। अतः आपको मोलरता इक्वल विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का मात्रा कहां कीजिए। अब सोचो, आप क्या करें, ध्यान दें। जैसा कि मैं कहा विलेय के मोलों की संख्या यानी n, विलायक का मात्रा यानी हमने कहा
आप W आप B कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि A से हम विलेय और B से हम विलायक को प्रकट करेंगे। इस प्रकार से हमारा यह M इक्वल N/WB हुआ, जहां N विलेय के मोलों की संख्या है, जबकि W2 विलायक द्रव्यमान मात्रा है प्रति किलोग्राम। अब आप विचार करें, इसी बात पर सोचा जाए कि हमारा यह मोलरता, यानी हमने यह सीखा कि प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब सोचिए, यानी M इक्वल क्या हो? अब सोचेंगे M इक्वल क्या हो? M आपको मैंने बताया कि N B या विलेय के NA/WB। अब आप जानते हो, चूंकि NA इक्वल आपको M यानी WA आपका MA। अब सोचिए यहां पर क्या समझना चाहते हैं? यह विलेय के मोलों की संख्या है, यह विलेय का आपका जो है द्रव्यमान है, और यह विलेय का अणु भार है। तो इस प्रकार से आप क्या पाएंगे कि Na की जगह पर हम लिख सकते हैं WA/MA/WB। इसमें इन केजी में किलोग्राम है। अब आप सोचिए, इस बेस पर आप विचार करो WA/MA, तो WA/MA इंटू WB। यदि हम केजी को ग्राम में तोलें, ग्राम में प्रकट करें, ग्रामों में लें, तो हमारा यानी अब यह केजी को अगर हम ग्रामों में लेते हैं, जैसे कहा जाए 1 किलोग्राम में, चूंकि आप जानते हो 1 किलोग्राम बराबर आपका होता है 1000, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम इक्वल 1/1000 केजी, 1 ग्राम। तो इस प्रकार से हमारा यह M यानी मोलरता M इक्वल क्या हो जाएगा? WA इंटू 1000 अपान MA इंटू WB, इसमें ग्राम। इस प्रकार से यह मोलरता, आप यह जानते हो कि मोलरता। अब आप ये सोचें, इन 2 पॉइंटों में हमने क्या सीखा? हमने आपको मैं ये कहूं कि चूंकि आप जानते हैं कि यह मोलरता M बराबर WA इंटू 1000 अपान MA WB यानी ग्राम में। अब इसका मतलब क्या हुआ? M जो है आप जानते हैं कि मोलरता है, मोलरता इक्वल क्या? विलेय का द्रव्यमान गुणे आपका 1000 अपान विलेय का अणु भार इंटू आपको हमने क्या कहा? WB, यानी कि आपका विलायक का द्रव्यमान। अब आप यह सोचते हैं कि बार बार हमारे इस, चाहे हमने मोलरिटी पढ़ा, चाहे वो मोलरिटी पढ़ा, इन सब में जो है यही पाया कि आपका मोलरिटी और आपका मोलरिटी, इन दोनों में अणु भार शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो आखिर हम अणु भार हमें कैसे निकालते हैं? आप सब तो पढ़े निकालना जानते होंगे, आप सीख चुके होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पर यह सीखेंगे
कैसे, यानी कुछ अपनी कंफर्म करने किस प्रकार से हम किसी पदार्थ का अणुभार या किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का अणुभार हम निर्धारित करते हैं, निकालते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखो, जैसे हम एक जल लें, वाटर यानी जल, H2O। H2O का अणुभार हम कैसे निर्धारित करते हैं? अणुभार, क्योंकि बार में देखा कि चाहे मूललता पढ़ रहे तब, मूललता को पढ़ा तब, उस सब में जो है अणुभार की आवश्यकता हो रही है। तो अणुभार हम कैसे निर्धारित करें, कैसे जानें? तो इसे जो है आप जानते हो कि अणुभार निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो है इस बात को ध्यान देना होगा कि हमें कुछ तत्वों का जो है कुछ इंपॉर्टेंट तत्व आपको जो है हमारे अणुभार, वैसे तो सभी को याद रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अणुभार जानने के लिए हम ये कहते तत्वों का परमाणु भार याद रखना होगा। और अगर परमाणु भार याद है तो आप किसी भी यौगिक का अणुभार निकाल सकते हैं। तो अब जैसे जल का अणुभार, तो जल का अणुभार, अब सोचो अणुभार, जैसे कि आप H2O देख रहे हो, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, लेकिन इसमें कितने एटम है? 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 एटम 1, इस प्रकार से 2 प्लस 16 यानी क्या कर सकते, 2 प्लस 16 यानी 18 हो गया। तो 18 जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट यानी कह सकते हैं अणुभार, अर्थात जल का अणुभार 18 होता है। ठीक ऐसे ही अगर हम किसी और भी कंपाउंड देख लें, तो H2SO4 को देखो, सल्फ्यूरिक एसिड का अणुभार कैसे, तो 1 इंटू, क्योंकि परमाणु भार हाइड्रोजन का 1, 2 एटम प्लस सल्फर आपका 32 इंटू 1 और प्लस आपका ऑक्सीजन 16, यानी कि आप कह सकते हैं आपका 16 इंटू 4, इस प्रकार से आप देखो 2 प्लस 32 प्लस 64, आप जो है इन सबको आप ऐड करते हैं तो नियर अबाउट यानी कि 98 आ जाता है। इस प्रकार से हमारा यह सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का अणुभार क्या हुआ, 98 हुआ। इस तरह से हमें जो है अणुभार हम ज्ञात करते हैं, और तब यदि अणुभार निकल जाता है तो जिसका भी अणुभार में निकालना होता है उसको निकाल करके तो हम इस प्रकार से जो है हम अणुभार का निर्धारण करते हैं।